दोस्तों, यदि आप कनाडा आने वाले हो या फिर आ चुके हो तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसमें कैनेडियन और इंडियन कल्चर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया में काफ़ी कॉमन है और कनाडा में वो चीज़ें लग्जरी मानी जाती है। आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कनाडा में काफ़ी कॉमन है या फिर ये बोलिए कि रूटीनली सब लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इंडिया में वो चीज़ें लग्जूरियस मानी जाती है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि कनाडा की लाइफ के बारे में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कार्स। तो कार क्या है कि कनाडा में काफ़ी कॉमन मानी जाती है। कम्यूट करने के लिए कार के अलावा ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है या फिर ट्रेन वगैरह होती है, लेकिन जितना कन्वीनियंट कार कनाडा में होती है उतना कोई भी मोड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का या ट्रांसपोर्टेशन का कनाडा में इतना इजी नहीं है। तो आप ये बोल सकते हैं कि कनाडा में जो कार है वो लोगों की ज़रूरत है, ना कि लग्जरी है। जबकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोग टू व्हीलर से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। उसके अलावा टैक्सी है, ऑटो है, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ट्रेन है। जबकि कनाडा में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। इंडिया में ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मेजोरिटी लोग टू व्हीलर ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो कार यूज़ करना इंडिया में लग्जूरियस माना जाता है, जबकि कनाडा में वो लोगों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ऊपर से कनाडा का वेदर आपको पता ही होगा कि इतना ज़्यादा माइनस में रहता है, तो टू व्हीलर वगैरह चलाना इतना पॉसिबल है नहीं कनाडा में। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कार से, वो यहाँ पर लोगों की ज़रूरत है, ना कि लग्जरी है। अब सेकेंड चीज़ के बारे में बात करते हैं कि इंडिया में आप डायरेक्ट नल से पानी नहीं पी सकते हैं। अगर कोई स्टेट के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है, लेकिन ये फैसिलिटी आप ये बोल सकते हैं कि ये लग्जूरियस है, क्योंकि हर घर में डायरेक्ट नल से आप पानी नहीं पी सकते हैं। आपको आरओ फिल्टर या कुछ फिल्टर ऐसे लगवाने पड़ेंगे, तब जाकर वो पानी आप पी सकते हैं। जबकि कनाडा में क्या है कि जो ड्रिंकेबल वाटर है, पोर्टेबल वाटर जिसको बोलते हैं, वो हर घर में आता है। और ऐसा नहीं है कि टंकी के अंदर स्टोर करते हैं। कनाडा में डायरेक्टली पाइपलाइन से ही पानी आता है, और जो मेजोरिटी पानी है वो काफ़ी बहुत ही साफ़ होता है। अगर आप कोई भी पानी नल से आता है तो उसको आप कनाडा में कहीं पर भी पी सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है वो कनाडा में काफ़ी कॉमन है। लोगों के घर में जो पानी पीते हैं लोग, वो नल से ही पीते हैं डायरेक्टली। जबकि इंडिया में इस बात को अगर हमें देखना है तो इसको हम लग्जरी काउंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेंट्रल हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम। तो देखिए, इंडिया में क्या है कि सेंट्रल एसी होता है, काफ़ी सारी जगह पर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की सिस्टम होती है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर घर के अंदर सेंट्रली एयर कंडीशनिंग की सिस्टम देखने को नहीं मिलती है। लोग स्प्लिट एसी या जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस तरह का एसी यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ इंडिया में जो अगर आप हिमालयन साइड्स में जाओगे तो वहाँ पर जो भी स्टेट्स वगैरह है वहाँ पर हीटिंग की फैसिलिटी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी कनाडा वगैरह में है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों के घर में गैस पहुंचाती है और सब घर के अंदर फर्नेस होती है। तो वो फर्नेस की वजह से पूरे घर में सेंट्रल हीटिंग, और जब समर का टाइम आता है तो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होता है, और ये सारे घरों के अंदर कंपलसरी होता है। तो ये जो कैनेडियन एयर कंडीशनिंग और हीटिंग, जिसको HVAC बोलते हैं, HVAC, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। ये चीज़ें डेली रूटीन में यूज़ होती है, क्योंकि आपको पता है कि कनाडा का जो वेदर है उस हिसाब से सेंट्रल हीटिंग और एसी को रखना कंपलसरी है। जबकि इंडिया में सेंट्रल एसी और हीटिंग एक ही घर के अंदर हो पाना ये काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस बात मानी जाती है, और ये होता भी नहीं है जनरली। अब बात करते हैं कि कनाडा में जो टाउन प्लानिंग होता है और जो घर का जो लेआउट्स वगैरह होता है, प्लान वगैरह होता है, वो आप बोल सकते हैं कि है तो काफ़ी कॉमन, काफ़ी अच्छा। जो वेस्टर्न स्टाइल के हाउसेस होते हैं वो आपको कनाडा में देखने को मिलते हैं। जबकि उस तरह के हाउसेस प्लानिंग करना और टाउनशिप को बिल्डअप करना इंडिया में वो इतना ज़्यादा देखा नहीं जाता है। और जो पर्टिकुलर एरियाज़ होते हैं, लाइक कोई बंगलोज हो गया, रेसिडेंसी होती है, तो वहाँ पर आपको इस तरह का टाउन प्लानिंग देखने को मिलता है जो अच्छा होता है, लेकिन उसकी जो प्राइजेस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। जबकि कनाडा के अंदर ये सारी बातें काफ़ी कॉमन है। जो टाउन प्लानिंग होता है, लोगों के घर में बैकयार्ड होता है, आगे पार्किंग के लिए गराज होता है, ये सारी फैसिलिटीज़ ये कॉमन है, यहाँ पर होती ही है। तो
जो कनाडा का जो टाउन प्लानिंग और हाउस की डिजाइन्स वगैरह है जो काफ़ी कॉमन है, वो इंडिया में लग्जूरियस माना जाता है। अब बात करते हैं कि जो कनाडा के अंदर ऑर्गेनिक फूड्स मिलना और काफ़ी सारे जो एलर्जन रिलेटेड फूड्स आते हैं वो कनाडा में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। क्योंकि अगर आप वेस्टर्न कंट्री के बारे में थोड़ा स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा कि यूएस कनाडा में ऐसे जो भी एलर्जिक डिजीज़ होते हैं या फिर एलर्जीज होती है वो काफ़ी कॉमन होती है। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो दूध के अंदर जो लैक्टोज होता है वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए लैक्टोज फ्री मिल्क प्रोडक्ट्स मिलती है। उसके अलावा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलती है। इतनी सारी प्रोडक्ट्स है जो कनाडा के मार्केट के अंदर इजीली और फ्रीली अवेलेबल है। हालांकि जो प्राइजेस है वो थोड़ी महंगी होती है, लेकिन आपको ये जो सारी चीज़ें हैं वो अवेलेबल मिल जाती है। जबकि इंडिया में ऑर्गेनिक फूड और स्पेसिफिक जो फूड है वो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। और ऑर्गेनिक फूड अगर आपको लेना है इंडिया में तो स्पेसिफिक वेबसाइट वगैरह से ही आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, तब जाकर वो आपको मिल पाएगा। जबकि कनाडा में ये काफ़ी कॉमन है और ऑलमोस्ट सारे जो भी मॉल्स और डिपार्टमेंट स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं वहाँ पर ऑर्गेनिक फूड्स का अलग ही डिपार्टमेंट होता है और जो भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो भी ऑर्गेनिक आपको मिल जाते हैं। तो ये कनाडा के अंदर काफ़ी कॉमन है, जबकि इंडिया में इसको लग्जरी माना जाता है। अब नेक्स्ट है कि नेचर कैंपिंग करना। तो देखिए कनाडा का जो वेदर है आप वो ऐसा है कि 6-7 महीने यहाँ पर ठंड होती है, तो लोग अपने घरों के अंदर बिल्कुल ही बंद होते हैं। तो विंटर के टाइम के अंदर लोगों को विंटर डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा आ जाता है और सनलाइट नहीं मिलने की वजह से भी लोगों में ये डिप्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कनाडा में क्या है कि जब समर का टाइम आता है तो लोग यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए चले जाते हैं। 2-3 दिन टेंट लगाकर कहीं पर नेचर साइट है होती है तो वहाँ पर लोग कैंपिंग करते हैं, अच्छे से नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जबकि इंडिया में आपको नेचर कैंपिंग के लिए जाना ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। आप ये बोल सकते हैं कि जो नेचर लवर होते हैं या फिर जो जिनका ऐसा ग्रुप्स होता है वो लोग ऐसे ट्रैकिंग कैंप और नेचर हाइकिंग कैंप के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इंडिया में जाते नहीं हैं कैंपिंग वगैरह के लिए। ज़्यादातर इंडिया में लोग घूमने के लिए ही जाते हैं। तो कनाडा में है नेचर कैंपिंग करना, नेचर में रहना, बोटिंग करना, कयाकिंग करना, इसके साथ साथ विंटर की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है लाइक स्की करना, ऐसी सारी चीज़ें हैं ये काफ़ी कॉमन है। जबकि इंडिया में ये सारी चीज़ें कॉमन नहीं है। तो ये मेजर कल्चरल डिफरेंस है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है विंटर क्लोथिंग। तो देखिए कनाडा के वेदर के हिसाब से यहाँ पर विंटर क्लोथिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीली अवेलेबल होते हैं। प्राइजेस भी इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती है और जो क्वालिटी होती है विंटर क्लोथ्स की वो इंडिया में जो विंटर के जैकेट्स वगैरह मिलते हैं उसकी कंपेयर में काफ़ी अच्छे होते हैं। क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है तो वहाँ पर इतनी हेवी जैकेट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो कनाडा के अंदर जो विंटर क्लोथिंग होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ये कनाडा के अंदर काफ़ी कॉमन है, जबकि इंडिया के अंदर इस चीज़ों को लग्जूरियस माना जाता है। उम्मीद करता हूँ इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको कुछ सजेशन आ रहा है या फिर आपको इसमें से कौन सा पॉइंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट आप कौन से वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।